माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जैसा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, बिल्कुल वैसी ही जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगी। लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मुझे अपनी काउंसलिंग करानी है तो क्या प्रोसेस होगा, मेरा बजट कैसा होगा और काउंसलिंग कितने राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी की होगी। तो मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन डीम्ड कॉलेजेस को लेके चल रहे हैं कि क्या सर इसका मॉपअप राउंड कैसे होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है, ये कैसे होगा। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी मनी हमारी जो है वो क्या रिफंडेबल होगी या नहीं होगी, कितनी सिक्योरिटी मनी मुझे डिपॉजिट करना होगा, फ्री एग्जिस्ट प्रोसेस इसमें क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा। और आपको बता दूं कि रिजल्ट जल्दी आने जा रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। जैसा कल एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला है कि रिजल्ट को बहुत जल्दी दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि सेशन अब और लेट ना हो सके। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस टाइम कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसकी काउंसलिंग इस बार होगी, जिसमें अब 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है जो कि काउंसलिंग के लिए तैयार है। और इस 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट जो है वो एमबीबीएस के सीट जो हैं वो लगभग 7600 हैं, जबकि पिछले साल ये सीट 7200 था, मतलब 400 सीट लगभग इंक्रीज हुआ है। तो पिछले साल से लगभग 400 सीट ज़्यादा है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि डीम्ड की फ़ी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो डीम्ड में फी स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटी का। 15 लाख मिनिमम आप मान लो स्टार्टिंग, और 15 से 25 से 26 लाख तक इसकी फीस जाती है। अलग अलग डीम्ड का अलग अलग कंडीशन है। अब बात है कि सर कि क्या मैं एलिजिबल हूँ वहाँ के काउंसलिंग में जाने के लिए या नहीं हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के लिए एलिजिबिलिटी जो होता है वो एग्जैक्टली वो हर बच्चा जिसने नीट क्वालिफाई किया होगा वो नीट की काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब नीट की काउंसलिंग के लिए वो एलिजिबल है। ये सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूडिंग यहाँ तक भी बता दूँ कि अगर आप जेएनके से बिलोंग करते हैं तो जेएनके का भी बच्चा जो है वो पूरे इंडिया के किसी भी सीट पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में अपनी काउंसलिंग करा सकता है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हाँ आपको नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर उसके बाद जो है वो कॉलेज में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो सीट का अलॉटमेंट जो है वो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पे होगा, मतलब आपका जो मेरिट है, जो आपका मार्क्स है, उस मार्क्स कट ऑफ बेसिस, उस मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकाला जाएगा और उसके बाद आपको सीट का अलॉटमेंट होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझा दूं कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में जा रहे हो तो वहाँ पे ना तो एससी चलता है, ना एसटी चलता है, ना ओबीसी चलता है, मतलब वहाँ पे सब लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं। वहाँ पे किसी तरह का कोई ना पीएच का कैटेगरी है, ना किसी भी कॉम का वहाँ पे कैटेगरी है, मतलब वहाँ पे रिजर्वेशन की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि डीम्ड का मतलब ही है आपका मेरिट प्लस पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो माइनॉरिटी के लिए कुछ सीट रिजर्व रखते हैं। तो ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए सीट रिजर्व है, अदरवाइज नो एससी, नो एसटी, नो ओबीसी, ओनली एंड ओनली जनरल। ठीक है ना। अब आपको बता दूं डीम्ड यूनिवर्सिटी का जब आप लोग काउंसलिंग कराते हो तो इसमें एक बात और है। अगर मान लो आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन की बात करूं, जैसा काउंसलिंग में होता है, तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपको काउंसलिंग के टाइम में नहीं कराना पड़ता है। आप कॉलेज जब जाते हो, जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप कॉलेज में जब जाते हो ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पर आपका कॉलेज में एग्जैक्टली आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। अब इसका काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है बेटा वो इन जनरल थोड़ा डिफरेंट है। काउंसलिंग जो है वो 4 राउंड में है। एक होता है राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी यही प्रोसेस चलता है। बट यहाँ पे एक स्पेशल राउंड है, वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब क्या कंडीशन होगा आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, और जब सीट अलॉट होगा तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एज ए सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपये जमा करने हैं। चाहे आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे, 2 लाख रुपये आपको एज ए सिक्योरिटी मनी जमा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और बेहतर आपको क्या मिलता है जो ऑल इंडिया काउंसलिंग से अलग है। अगर आपने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप सेकंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और आप मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो।
ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, आप सोच रहे हो कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा जिसमें कुछ सीट रिमेन जो बच जाती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं कॉलेज के लिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने मॉप अप राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप 100% स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं बैठ सकते हो। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। मेरे दोस्त, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि मॉप अप राउंड के बाद जो सीट बच जाती है, एग्जैक्टली जब मॉप अप राउंड की काउंसलिंग खत्म होती है और उसकी सीट जो बनती है वो ऑटोमेटिक जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज को प्रोवाइड कर जाती है। फिर क्या होता है, जो डीम्ड कॉलेज जो है वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी सीट उनको मिलती है, जो बची हुई सीट है उनका 10 टाइम्स उन्होंने जो है वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं वो, और मेरिट लिस्ट तैयार करके 10 टाइम्स जो है इतने बच्चे को फिजिकली अपीयरेंस के साथ आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर आप मैनेजमेंट कोटे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 85% लगभग मैनेजमेंट कोटा है और 15% जो रिमेनिंग बचता है वो लगभग एनआरआई कोटा है। यहाँ पे किसी तरह का ऑल इंडिया कोटा का कोई सीट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे और आप लोग काउंसलिंग कराते हो जनरल जो ऑल इंडिया कोटा से, वैसा नहीं है यहाँ पे। और स्टेट काउंसलिंग यहाँ पे 85% मैनेजमेंट कोटा है जहाँ हर कोई करा सकता है, ठीक है ना, और 15% एनआरआई कोटा है। अगर आप लोग मान लो एनआरआई कोटा खाली रहता है तो उस जो एनआरआई कोटा का जो 15% था, अगर मान लो कि वहां पे भरा नहीं, उतना स्टूडेंट एनआरआई नहीं हुए, तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग सीट होता है एनआरआई का वो कॉलेज के जनरल कोटा में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो आपके लिए फिर से अवेलेबल हो जाता है स्टे वैकेंसी राउंड में जाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टे वैकेंसी राउंड में उन बच्चों को भी चांस मिल सकता है जिनके मार्क्स कम हैं। मतलब आपको कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। बस एक बात है, आपका बजट थोड़ा हैवी होगा क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की फी मैंने बता दी 15 लाख से 25 से 27 लाख तक वेरी करेगी, और इस साल भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनके फीस इंक्रीज हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आएगा वो मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ यूं ही बने रहिएगा और मेरे से यूं ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।